एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एचवी अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका एचवी अरोड़ा कॉमर्स क्लासेस में। तो आई होप आप लोग सब घर पर सेफ होंगे और प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा, लास्ट क्लास में करंट लायबिलिटी के बारे में फुल डिटेल पढ़ा था। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, शेड्यूल 3 में जो करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन दी हुई है वो पढ़ी थी, 4 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। वो सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आज करंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपने जो बैलेंस शीट जब अपनी बनाई थी तो करंट लायबिलिटीज हेड के अंदर जो आपके सब हेड्स थे उनको और डिटेल में आगे करके चर्चा करेंगे और साथ में नॉन करंट लायबिलिटी भी आज अपनी फिनिश करेंगे। तो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पोर्शन बैलेंस शीट का आज फिनिश हो जाएगा। कल हम एसेट्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक ही दिन में एसेट्स वाला पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बैलेंस शीट हमारी नेक्स्ट क्लास में पूरी कंप्लीट पॉसिबली हो जाएगी और उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास से यानी कि मंडे से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए बेटा, करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा करंट लायबिलिटी हेड है उसके अंदर जो सब हेड्स हैं वो 4 सब हेड है। जब आपने बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट के अंदर आपने देखे थे हमारे 4 सब हेड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इन चारों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर लिख दी है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग का यहां पर एग्जांपल्स पढ़ेंगे। 5 हमारे एग्जांपल्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएंगे। समझ में आया? तो पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले ये समझिए बोरोइंग्स क्या होता है। बोरोइंग्स वो होता है जो कंपनी ने किसी बाहर वाले से पैसा लिया हुआ है। कंपनी ने किसी बाहर वाले से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, वो होता है हमारा बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी विच आर ड्यू फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए ड्यू है विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है, वो होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर हमें पेमेंट करनी है तो वो हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। आपने करंट लायबिलिटी के डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि 12 महीने के अंदर अंदर अगर लायबिलिटीज पे हो रही है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर लायबिलिटीज पे हो रही है तो हम उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी वही होती है, वो बोरोइंग जो 12 महीने के अंदर अंदर या तो पे हो रही है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो रही है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह देते हैं। समझ में आया? तो ये जो वर्ड लिखा हुआ होता है विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? अब ये 12 मंथ काउंट कहां से करने हैं? तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जब हमारी खत्म होती है 31 मार्च 2018 2019, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर वो हमें पे करने हैं तो उसे हम करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस ईयर अगर हमने अपनी अकाउंटिंग करी है और 1 अप्रैल 2019 को हमारा ईयर स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020 को ईयर खत्म हुआ होगा, तो 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट में कौन कौन से लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानूंगा? उन लायबिलिटी को, वो जो 31 मार्च 2020 को मैंने बैलेंस शीट डेट खत्म कर रहा हूं, उस डेट से जो 12 महीने के अंदर अंदर मेरी पे होने वाली है उनको मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में उसको मैं लिखूंगा अपने 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आया? जो 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे होगी, मतलब जिसको मेरे को पे करना है 3 साल बाद 4 साल बाद, उसको मैं अपने यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से लिखूंगा। आई होप नाउ आई एम क्लियर टू यू ऑल के बैलेंस शीट डेट क्या होती है। ओके, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 5 चीजें हमारे आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब हेड के अंदर। क्या क्या? सबसे पहले लोन पेबल ऑन डिमांड, वो लोन जो हमें डिमांड पे पेबल करना है, मतलब जैसे ही उसकी डिमांड आ जाएगी सामने वाला कह देगा कि भैया मुझे तो अभी के अभी पे करो, तो मुझे अभी के अभी पे करना होगा। तो लोन पेबल ऑन डिमांड हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, जो बैंक का ओवरड्राफ्ट है, बैंक से हमने कभी कभी पैसे ज्यादा निकाल लेते हैं, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं और मैंने विड्रॉ कर लिए 6,000, तो कई बार बैंक 1,000 2,000 या और भी ज्यादा का, अगर हम बैंक के परमानेंट कस्टमर है तो बैंक हमें ज्यादा का ओवरड्राफ्ट दे देता है। तो बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट हमारा है वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, या कैश क्रेडिट, बैंक से कुछ कैश का छोटा मोटा क्रेडिट मैंने लिया हुआ है वो भी मेरा इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। सी पॉइंट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ
लोन। तो जो मैंने अदर पार्टी से, किसी और लोगों से मैंने जो लोन लिया हुआ है और उसको अगर मेरे को 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है, जिस दिन लोन लिया है उस दिन के 12 महीने के अंदर अंदर अगर मुझे चुकाना है, तो वो मेरे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। साथ में डिपॉजिट्स मेरे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं, और अदर लोन एंड एडवांसेस जो मैंने और लोन एंड एडवांसेस किसी और को दिए हुए हैं और वो मुझे पे होने हैं, वो सारा मेरा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। लोन एंड एडवांसेस कौन से वाले? जो 1 साल के अंदर अंदर पे होंगे, 1 साल के बाद। बेटा अगर 1 साल के बाद पे होंगे तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहेंगे ही नहीं ना। तो लोन एंड एडवांसेस ऑफ कोर्स ये सारी चीजें 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हमारी पे होनी चाहिए, तभी वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये सब आ पाएंगे। ठीक है। डिपॉजिट्स मतलब जिसको हमने किसी से पैसे लिए हुए, कंपनी ने पैसे लिए हुए पब्लिक से या किसी से भी, और उसको फिर वापस बाद में करना है। आपने डिपॉजिट्स के बारे में 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। डिपॉजिट्स क्या होते हैं? पब्लिक से कंपनी पैसा ले लेती है और फिर उनको बाद में लौटा देती है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आता है करंट लायबिलिटीज के बारे में हमने बात करी। करंट लायबिलिटीज के पूरे हेड यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। थोड़ा ट्रेड पेबल के बारे में बात करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें हमें करना क्या है, हर हेड के अंदर क्या क्या पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं कि डिपॉजिट्स अगर 12 महीने के अंदर पे हो रहे हैं तो हमारी किस मेजर हेड के अंदर आएंगे? तो बेटा वो आएंगे हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर, और सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन। तो मैं हर सब हेड के अंदर क्या क्या एग्जांपल आते हैं वो सब आपको लिखवा रहा हूं, और वो एग्जांपल आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला पोर्शन आता है हमारा ट्रेड पेबल। तो बी पॉइंट देखिए, ट्रेड पेबल जो करंट लायबिलिटी का सेकंड सब हेड है। अब ये ट्रेड पेबल क्या होता है? तो ट्रेड पेबल की डेफिनेशन भी मैंने नीचे डिफाइन कर दी है। ट्रेड पेबल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एज फॉलोज। तो कैसे? एज द अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ये क्या कहानी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा। ये कह रहे हैं कि ट्रेड पेबल में सिर्फ वही लायबिलिटी आएंगी जो लायबिलिटी हमें पे करनी है। किस वजह से? कि या तो हमने कुछ गुड्स परचेज करा हो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, या कुछ सर्विस ली हो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो उसका जो उधारी मुझे चुकानी है उसको हम ट्रेड पेबल में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रेडिटर्स या बिल पेबल। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल मंगाया, उधार सामान मंगाया, और वो पैसा मुझे पे करना है, क्या वो रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो बिजनेस मेरा नॉर्मली करता हूं मैं डेली बेसिस पर, या जो मेरा मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो काम मैं मेनली बिजनेस में कर रहा हूं, रेगुलरली कर रहा हूं। तो क्या ये जो मैंने रॉ मटेरियल मंगाया है, ये मैन्युफैक्चरिंग काम क्या मेरा रेगुलर है? हाँ, यही मेरा मेन बिजनेस है, यही मेरा रेगुलर है। तो जो रॉ मटेरियल मैंने उधार मंगाया, ये उधारी का रॉ मटेरियल मेरा ट्रेड पेबल में आएगा। समझ में आया? लेकिन अगर 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करना है तो, क्योंकि हम करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस का कोई एसेट बिकवाया, मैंने मान लो अपने बिजनेस की कोई मशीनरी बिकवा दी। वो मशीनरी बिकवाने में मेरे को एजेंट को 1000 रुपए देने पड़े, तो क्या वो 1000 रुपए मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है? नहीं है। मेरा मशीनरी या बिकवाना है मेरा नॉर्मल बिजनेस थोड़े ना है, मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग करना नॉर्मल बिजनेस है। तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो मेरी ट्रेड पेबल कहलाती है। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई दुकान है आसपास आपके, अब वो दुकान वाला जो उधार सामान ला रहा है बेचने के लिए, और वो उधार सामान जो पैसे पे कर रहे हैं वो आपका ट्रेड पेबल में आएगा। चाहे वो बिल पेबल अगर आपने दिया है, बीआर दे दिया उसको, तो वो बीआर आपका बिल ट्रेड पेबल में आएगा, या वो क्रेडिटर अगर आपके बन गया सामने वाला जिससे उधार लेके आए हैं, वो आपका ट्रेड पेबल में आएगा। लेकिन यह कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी आपने यूज करी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर उस दुकान वाले ने अपना कोई काउंटर बेचा और उसको काउंटर को बेचने के 500 रुपए किसी एजेंट को देने पड़े, तो वो 500 रुपए हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, इसीलिए वो खर्चा या वो लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगी। करंट लायबिलिटी में बाई चांस आ जाए, वो अदर आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन यहां ट्रेड पेबल में नहीं आएगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब हम अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल है इसमें, इसलिए इसको स्किप करके मैं अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको पहले पढ़ा रहा हूं, फिर अदर करंट लायबिलिटीज पर आते हैं। चलिए बेटा,
चलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको पहले समझने के लिए ये समझना पड़ेगा प्रोविजन क्या होता है। तो प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी। तो प्रोविजन एक ऐसा अमाउंट है जो हम सेट असाइड कर देते हैं, साइड में रख देते हैं अपने फ्यूचर की लायबिलिटी को मीट करने के लिए, जैसे रिजर्व होता है, ठीक है। तो उसी तरीके का प्रोविजन भी होता है, फ्यूचर की लायबिलिटीज को मीट करने के लिए हमने कुछ अमाउंट सेट असाइड कर दिया। रिजर्व और प्रोविजन में क्या फर्क होता है आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ना है तो उसका नोट्स एक मैं आपको बनाकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। रिजर्व और प्रोविजन के बीच का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सेट असाइड टू मीट फ्यूचर लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिटरमाइंड बट एस्टिमेटेड। अब इसका अमाउंट हमें पता नहीं है, फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी का अमाउंट के कितना होने वाला है, लेकिन हमने एस्टिमेट कर लिया कि हो सकता है इतना होने वाला है, तो इसीलिए हमने उतना अमाउंट एस्टिमेट कर सेट असाइड कर लिया कुछ पैसा के फ्यूचर में अगर हमें लायबिलिटी आई तो हम उसको मीट कर लेंगे। तो प्रोविजंस कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करेंगे अगर वो प्रोविजन हम बना रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए प्रोविजन बना रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गए। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फिर क्या होंगे दोनों में से? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आर द प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज विच आर लाइकली टू बी पेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो हमारी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए हमने प्रोविजन बनाए हैं वो प्रोविजन होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑफ। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा करने के लिए जो प्रोविजन बनाए हैं वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए जो प्रोविजन बनाएंगे वो होंगे हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रोविजन क्या होते हैं? वो पैसा जो हमने सेट असाइड करा है फ्यूचर लायबिलिटी को मीट करने के लिए। समझ में आया? तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म वो जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए है, लॉन्ग टर्म वो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए है। अब इसके एग्जांपल क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के एग्जांपल क्या है? ये एक तरीके के हेड ही हैं। ये जो मैं इनके आगे एग्जांपल्स लिख रहा हूं ये इनके और सब के भी सब हेड हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, कि भैया हमने पहले से ही एक प्रोविजन बना के रख लिया एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कि बाद में कोई अगर प्रॉब्लम आई, किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आई, बीच में किसी को चलो एक्सीडेंट हो गया किसी एम्प्लॉय को और हमें वो उसका खर्चा पानी देना पड़ा, तो हमने पहले से ही उसके लिए प्रोविजन बनाकर रखा हुआ है। दूसरा प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, फ्यूचर में कुछ मतलब अनसर्टेन एक्सपेंसेस आ गए या कोई ऐसे एक्सपेंसेस आ गए जो हमारे फ्यूचर में हमें लग रहा है कि आने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से आप प्रोविजन बनाकर रख लो। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स तो ऑफ कोर्स पे करना ही है तो टैक्स के लिए भी पहले से एक प्रोविजन बनाकर रख लो। और बाकी अदर प्रोविजन और आप अलग अलग प्रोविजन अपने कोई भी बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस के रूल्स बनाकर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चारों प्रोविजन हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आते हैं। कौन कौन से? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस में और कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हमारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म ही होने चाहिए, 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो प्रोविजन पे हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे की बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हल्का सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट्स पहले कॉपी करिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन आप इसकी देखिएगा। जो भी ये लिखा हुआ है इसको कॉपी करिए, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो उसे छोड़ दीजिएगा, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आप उसको वहाँ पर समझ लीजिएगा। तो पहले इसको कॉपी करिए। तो चलिए, अब हम बात करेंगे अदर करंट लायबिलिटीज की। तो अदर करंट लायबिलिटीज क्या होता है भाई? वो लायबिलिटीज जो ना तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ रही है ना ट्रेड पेबल में आ रही है। भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन की तो कहानी अलग है, उसको तो हमें ट्रीट ही नहीं करना। तो इन दोनों में से कहीं भी अगर वो लायबिलिटीज नहीं आ रही है, कुछ ऐसी लायबिलिटीज है जो ना हम उसे शॉर्ट टर्म बोरिंग में ले सकते हैं ना ट्रेड पेबल में ले सकते हैं, तो वो सारी की सारी लायबिलिटीज हमारी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अदर करंट लायबिलिटीज में हमने 11 ये हेड्स बनाए हुए हैं, इसके में कौन कौन सी चीजें आती है मैं अभी एक बार एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। ऑल करंट लायबिलिटीज दैट आर नॉट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो करंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, और ट्रेड पेबल, वो ट्रेड पेबल भी नहीं है, आर क्लासिफाइड और शोन एज करंट लायबिलिटीज, वो करंट लायबिलिटी जो ना तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ना ट्रेड पेबल है, उसे हम
क्या बोलते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स और इसके हेड्स देखिए। सबसे पहला इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। सर ये अजीब सा नाम है, हाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मतलब हमारा इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया है कि हमें पे करने के लिए, हमारा इंटरेस्ट पे तो करना है हमें, लेकिन अभी पे करने की ड्यू डेट नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो एवरी 6th मंथ हमें पे करना है, एवरी 6th मंथ हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो हमने फॉर एग्जांपल जनवरी में लोन लिया है, तो हर 6 मंथ यानी कि हमने जून में इंटरेस्ट पे करना है और दिसंबर में इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं वो तो हम करते हैं अप्रैल से मार्च तक का, ठीक है। तो अब जब दिसंबर में हमने जून में इंटरेस्ट पे करा, दिसंबर में पे किया, अब अगला इंटरेस्ट जो हमारा पे होएगा वो होएगा अगले जून में। लेकिन मार्च में तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया साहब, ठीक है। तो अब हमने यहां पर मार्च के टाइम पर जनवरी, फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया है, लेकिन क्या अभी पे करना है उसे? नहीं, पे कब करना है? जून में। तो ये वो इंटरेस्ट है जो एक्रूड तो हो गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट पे तो करना है, लेकिन बट नॉट ड्यू नहीं हुआ, यानी कि पे करने के लिए अभी टाइम नहीं आया, तो पे वो होएगा जून में। तो इस तरीके के इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। ये इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू था, ये था इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू। अब इंटरेस्ट एक्रूड भी हो गया है और ड्यू भी हो गया है, तो ये तो सिंपल सीधी सी बात है कि अगर हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो एवरी 6 मंथ पे करना है और हमारा फाइनेंशियल ईयर भी वही है, तो अगर हमें मार्च में इंटरेस्ट पे करना है और मार्च में ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया और ड्यू भी हो गया, बस हमने पे नहीं करा है इसको, ठीक है। तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, लेकिन हमने अभी पे उसको नहीं किया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अगला आता है हमारा, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है, किसी से भी अगर हमने रिसीव्ड एडवांस में इनकम रिसीव कर दी, तो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि उसको हम लायबिलिटीज में ही ट्रीट करते हैं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा लायबिलिटी में ट्रीट होता है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब ये क्या है, ये कहानी सुनिए। जैसे ही 31 मार्च को मैं अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं, मैंने देखा मेरे कुछ लॉन्ग टर्म डेप्ट थे जो बहुत पहले से थे, मतलब मैंने 5 साल पहले कोई लोन लिया था, अब उसकी पेमेंट करने की डेट जो है वो इस साल आने वाली है। आज 31 मार्च को मैंने अकाउंट क्लोज करा और इस साल जो आगे ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर में उसकी डेट आने वाली है पे करने की। तो मैं 31 मार्च को ये जो लोन मुझे पे करना है अगले साल के अंदर उसको मैं 31 मार्च को अपना क्या अदर करंट लायबिलिटीज में ट्रीट करूंगा। ये वो करंट मैच्योरिटीज है लॉन्ग टर्म डेप्ट की जो इस साल मेरी पे करने के लिए आएगी। लॉन्ग टर्म डेप्ट है लेकिन इस साल मेरी पे करने के लिए वो आ रही है, समझ में आया। तो मैं इस साल अपनी उसे लायबिलिटी ट्रीट करूंगा कि मुझे इस साल इन्हें पे करना है। चलिए आगे आता है अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, मेंबर्स को बोल दिया आओ डिविडेंड ले जाओ, लेकिन शेयर होल्डर अभी लेने आए नहीं है, तो वो पैसा जो हमारे पास पड़ा है वो उनकी लायबिलिटी के तौर पर ही पड़ा है, तो वो होता है अनपेड डिविडेंड। उसके आगे आता है एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। कई बार क्या होता है हम एप्लीकेशन मनी ले लेते हैं लेकिन पूरा सब्सक्रिप्शन हमें नहीं आता है शेयर का, तो फिर हमें वो एप्लीकेशन मनी सबका वापस करना पड़ता है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी ले लेते हैं ना, और फिर हमें कई बार सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं आता है। 90% सब्सक्रिप्शन आना जरूरी होता है, मैंने बताया। तो सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं आया, लोगों ने सारे शेयर नहीं खरीदे, तो मुझे वो पैसा उनका वापस करना पड़ेगा। तो यह है मेरा एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगला पॉइंट अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। वो डिपॉजिट्स जो अनपेड है, मैच्योर्ड हो चुके हैं। मैच्योर्ड मतलब पेमेंट करने की डेट आ गई है डिपॉजिट्स की, लेकिन अभी पे नहीं करे हैं, तो वो आती है मेरी सारे के सारे अदर करंट लायबिलिटीज में। साथ में उनका इंटरेस्ट भी इसी में ही आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में। इसके अलावा वो डिबेंचर जो अनपेड है अभी और उसका इंटरेस्ट भी साथ में, समझ में आया। अगला कॉल इन एडवांस। कई बार हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम शेयर इशू करते हैं मार्केट में तो एप्लीकेशन मनी आती है, फिर उसके बाद मैं अलॉटमेंट पे पैसा मंगाता हूं, फर्स्ट कॉल पे मंगाता हूं, सेकंड कॉल पे मंगाता हूं। तो कई बार क्या होता है कुछ लोग मुझे आगे के पैसे सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के भी एडवांस में ही दे देते हैं, तो वो मेरे लिए एक तरीके की लायबिलिटी ट्रीट होती है। समझ में आया कि मैंने अभी कॉल करी नहीं है, उनसे पैसा मंगाया नहीं, लेकिन उन्होंने एडवांस में दे दिया। एक तरीके का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की तरह ही है, तो कॉल इन एडवांस हमारा यहां पर आ जाता है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो अभी मुझे पे करने हैं। और लास्ट
लास्ट में आएगा अदर पेबल, और कोई लायबिलिटी जो इन सब चीजों में या इन सब चीजों में नहीं आ रही वो सारी की सारी अदर पेबल में आंख बंद करके आ जाएगी। तो जब आपको हेड्स में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये लायबिलिटी कौन से हेड के अंदर जाएगी, तो अगर वो लायबिलिटी आपको इनमें से दिख रही है या इसके जो एग्जांपल दिए थे, इसके जो एग्जांपल दिए थे उनमें से दिख रही है, तो आप इनका नाम लिखिए, और अगर इनमें से कहीं भी नहीं दिख रही है तो फिर आप सीधा सीधा अदर पेबल्स में अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इसको डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल, इनके भी कुछ एग्जांपल होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड जो हमें पे करना होता है अपने एम्प्लॉइज के लिए, और सीजीएसटी आईजीएसटी जो हमें इस साल पे करनी होती है, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं अदर पेबल में। ठीक है, तो हमारा ये चारों पॉइंट आज कभी क्लियर हो गए हैं। चलिए, तो चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं। एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहां लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 12th क्लास में कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले, कोई भी आंसर करने से पहले आपको पहले डीपली क्वेश्चन एनालाइज करना है। तो आप देखिए, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड, मतलब हमें इस क्वेश्चन में मेन हेड भी बताने हैं और सब हेड भी बताने हैं ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के। सिर्फ समझ में आया? पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के मेन हेड और सब हेड हमें बताने हैं ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर द फॉलोइंग आइटम शोन। मतलब ये वाली जो आइटम्स हमने लिखी हुई है यहां पर, ये आइटम्स बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग के किस मेजर है, किस मेन हेड और किस हेड के अंदर आती हैं। तो हमें मेन हेड और सब हेड दोनों बताने हैं। मैंने यहां फॉर्मेट आपके सामने लिख दिया है। तो पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। सबसे पहला मैं ये वाली लाइन आप दोबारा यहां पर लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इसको लिखने के बाद आप मेन हेड बताएंगे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। तो पहले मेन हेड देखिए, पहले आप ये देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर ये किस किस में आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है या नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। तो साहब ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, इससे पहले, कि ये आता है करंट लायबिलिटी के अंदर। और सब हेड कौन सा, सब हेड इसका आता है अदर करंट लायबिलिटीज। अभी अभी बिल्कुल पढ़ा था अदर करंट लायबिलिटीज के वो इंटरेस्ट जो एक्रूड है एंड ड्यू है। ठीक है, और इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, जो भी ड्यू भी नहीं है वो भी अभी अभी पढ़ा था, वो भी सेम ही है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी का मेन हेड है, और सब हेड आता है अदर करंट लायबिलिटीज। इतना समझ में आया पॉइंट? ठीक है। अच्छा, ये जो है अदर करंट लायबिलिटी के जितने मैंने 10 के 10 अभी आपको हेड पढ़ाए थे, 10 के 10 आपको एग्जांपल दिए थे, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन उसके अंदर आप कैसे नोट्स बनाओगे, मैं एक बार बुक की, जिसके पास बुक है अच्छी बात है, वो एक बार बुक में से रीड करे। ठीक है, कौन सी बुक? सर टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, उसका बुक नंबर 3 वॉल्यूम नंबर 3, उसको आप रीड करें। और किसी के पास अगर बुक नहीं है तो मैं बुक की फोटो खींचकर आपको गूगल क्लासरूम पे यहीं अपलोड कर दूंगा, आपको बुक के नोट्स वहां मिल जाएंगे, तो अंदर वाली चीजें आप उसमें से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो अब इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू आ गया। अगला आ गया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व किस में आता है? तो नाम सुनते ही रिजर्व, ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस का मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। तो तीसरा आ जाएगा हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसका मेन हेड क्या था? मेन हेड था इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और सब हेड क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, मैं यहां पर आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इसका मेन हेड था, और सब हेड था रिजर्व एंड सरप्लस। इस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा अगला, जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ऑफ कोर्स ये भी हमारा रिजर्व है, तो CRR, ये भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। और नेक्स्ट आएगा हमारा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। सर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर कहां डाले, कौन से हेड में डाले? मैंने आपको बताया था, कोई अगर नजर नहीं आ रहा तो अदर करंट लायबिलिटी में डाल दो, है ना, अगर कोई हमें स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन 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 यहां एक बात लिखी है, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म है तो फिर उसको कहां डालेंगे? पहली बात तो मेन हेड आपका आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो ये होगी नहीं ना, ये आएगी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सा हेड? ये मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसमें भी अदर
नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वहां होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता है ये। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर ये आ जाता है। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी की डिटेल चर्चा अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं क्लासेस थोड़ी शॉर्ट रख रहा हूं, ज्यादा बड़े टाइम की मैं क्लास नहीं रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको स्कूल से भी आजकल ऑनलाइन होमवर्क मिल रहे हैं, तो आप उसको करते रहिए। क्लास थोड़ी थोड़ी मैं छोटी छोटी बना रहा हूं, उसको देखते रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद 4-5 क्लास के बाद बड़े बड़े न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर क्लास थोड़ी बड़ी होगी हमारी। बेसिकली आउटपुट आपका 1 घंटे से ज्यादा का ही निकलता है, क्योंकि अगर क्लास हमारी 25 मिनट की भी है तो आपको कॉपी भी करना होता है, उसको नोट डाउन करना होता है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं, तो पूरा 1 घंटे का लगभग आउटपुट आपका निकल जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका एक होमवर्क है कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड की सारी चीजें डिटेल में, रिजर्व, सरप्लस, शेयर कैपिटल डिटेल में पढ़ के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। आज की क्लास डीपली पढ़कर तभी नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा। तो सारा जितना अब तक पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करिएगा। बैलेंस शीट के डिटेल न्यूमेरिकल कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।